नेपाल हमारा पड़ोसी और हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश। यहाँ पर अचानक एक बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। असल में क्यों ऐसा हो रहा है कि जो एक देश हाल ही में कुछ दशकों पहले ही जो एक सेकुलर स्टेट बना है, अगर ऑफिशियली जाएं तो 2015 में जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब जाकर ये सेकुलर स्टेट बना, लेकिन अभी भी यहाँ क्यों बार बार विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि दोबारा हिंदुइज्म की तरफ लेके जाओ। कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करो और मोनार्की लेके आओ, यानी राजतंत्र की वापसी की बात वहां पर हो रही है। क्या है ये माजरा और कौन है दुर्गा कुमार प्रसाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है नेपाल के, और जिन्होंने ये पुश कर रखा है, जिसके चक्कर में नेपाल ने टिकटॉक को बैन किया, काठमांडू जो उनकी राजधानी है वहां कई लोगों के आने जाने पर भी बैन लगा दिया। ये सारी पॉलिटिक्स समझते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या है कहानी नेपाल में। सो वेलकम टू ज्ञान कोश और आइए जानते हैं नेपाल के बारे में। पहली बात, नेपाल है कहाँ। अगर आप नेपाल की लोकेशन देखो तो ये एक छोटा सा बफर स्टेट है। बफर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं, यानी उस देश को कहते हैं जो किन्हीं दो बड़े देशों के बीच में बैठा एक छोटा सा देश होता है, जो इन दो बड़ी बड़ी ताकतों को टकराने से रुकता है। यानी क्योंकि बीच में नेपाल है इसलिए सीमाएं नहीं लगती, तो वहां पे जंग की संभावना नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मीठा और खट्टा सामान खा रहे हैं, मान लो आपके प्लेट में कुछ हलवा सा कुछ है और कोई सब्जी भी है, तो आप उसके बीच में चावल या रोटी कुछ ऐसा रख देते हो जो उसको मिक्स ना होने देता, कि टेस्ट ना खराब हो, दोनों में टक्कर ना हो जाए। उसी तरह का बफर है नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में। और हिस्टोरिकली ये देश असल में कैसा राष्ट्र था, एक मोनार्की थी जहां पे राजा का शासन हुआ करता था। 1768 से 2008 तक नेपाल एक हिंदू किंगडम था जहां की मेजॉरिटी भी हिंदू है, और 2008 में यहाँ पर राजतंत्र खत्म हुआ और एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया, यानी एक लोकतंत्र की वापसी हुई। नेपाल ने चुना कि प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट, ना कि किंग। किंग को वहां से बर्खास्त कर दिया गया और लास्ट किंग जो नेपाल के थे वो थे किंग ज्ञानेंद्र। इनके हटने के बाद 2015 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जहां पर हिंदुइज्म को हटाकर सेकुलर स्टेट का डिक्लेरेशन किया गया और नेपाल एक सेकुलर स्टेट बन गया। इस सेकुलर स्टेट बनने के पहले भी और इसके बाद भी लगातार नेपाल में ये बातें चल रही थी कि नेपाल को एक हिंदू स्टेट बनाया जाए। अब याद रखिए, जो आखिरी किंग थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी जिस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। इस पार्टी का कहना है कि रिक्वायरमेंट है हिंदू स्टेट बनाने को लेकर, और ये भी डिमांड करते हैं लगातार कि दोबारा मोनार्की यानी राजतंत्र की तरफ नेपाल को लेके जाना चाहिए। लेकिन ये पार्टी अभी ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, यानी जो मेन पार्टी इस बात की बात करती है, जो राजा की पार्टी थी, वो पार्टी भी नहीं, कुछ नए लोग कूद गए हैं मैदान में। और लगातार स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट दुर्गा कुमार प्रसाई, जिनका ऐसा क्लेम है कि वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकी एक संपत्ति है, वो पुश कर रहे हैं इस मूवमेंट को। इनकी बहुत रीच थी पहले, यानी इनके जो पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे प्रचंड जो पुष्प कुमार दहल हैं या फिर केपी ओली, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे नेपाल के, वो सभी इनके काफ़ी करीबी हुआ करते थे एक समय में। तो इनकी पॉलिटिकल रीच और पैसा बहुत है इनके पास, तो इन्होंने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पुश दिया। लेकिन अब ये लगातार एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ इनका कहना है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में मोनार्की को रीस्टैब्लिश करो, और साथ में नेपाल में कोऑपरेटिव्स और बाकी जगह माइक्रो फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कमी की ज़रूरत है। कहा यह भी जा रहा है कि इनके बहुत सारे लोन हैं और शायद ये लोन को माफ़ कराने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोन इनका माफ़ हो जाए, इनके ऊपर दबाव ना पड़े। पर ये जो पिच है ये अचानक से नहीं आया, इससे पहले अलग अलग ग्रुप्स में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की नेपाल को डिमांड की है और सेकुलरिज्म के खिलाफ वहां पर आवाज़ें बुलंद की गई हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लें उससे पहले आपके एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को स्क्रैच से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करें और आपका अटेम्प्ट है 2025 का टारगेटेड, तो आपको ज़रूरत होगी मोटिवेशन की, शेड्यूलिंग की, सपोर्ट की, मेंटरशिप की और हाई क्वालिटी क्लासेस की, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में से आपको नॉलेज गैदर करनी है, और वो गैदर करना एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत का काम होता है, बहुत टाइम लगता है इसे, और यहाँ ज़रूरत होती है सपोर्ट की। और इसी को ध्यान में रखते हुए PW ओनली IAS ली के आया है आपके लिए ऑप्शन, जहाँ आप पुश कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को बिना किसी ऐसी टेंशन की, क्योंकि आपके लिए है हमारा कोर्स यूपीएससी फाउंडेशन फॉर 2025, जिसके 2 बैचेस हैं, टाइटन और संकल्प, जो इंग्लिश और इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध हैं, जो आपको प्रिपेयर करेंगे इस अटेम्प्ट के लिए। और ये आपके लिए उपलब्ध है भी केवल 10,999 रुपये में, जो इस कोर्स की कीमत बहुत कम है, और हाई क्वालिटी क्लासेस एट दिस प्राइस पॉइंट कहीं और नहीं मिलने वाला। इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ इस कोर्स को बिल्ड किया गया है और क्लासेस को बिल्ड किया गया है ताकि ये आपकी जो भी ज़रूरतें हैं सबको पूरा करे, आपको प्रिपेयर करे, और वो भी एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट।
तो आपको इसकी जानकारी कमेंट सेक्शन में पिन होगा, इसका लिंक वहाँ से मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हो सकता है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कोर्स। और अगर आपको 2025 की प्रिपरेशन करनी है ना, तो सच बोलूँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिर्फ सेल्फ स्टडी करते रहना। नॉर्मली बातें ही होती है, लाखों की फीसें होती हैं और क्लासेस में क्वालिटी नहीं होती, या फिर आपको कहीं शहर जाके पढ़ना होता है, तो वो दिक्कतें ज़्यादा दिक्कतें देता है। और इससे निकलने के लिए ये तरीका है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए। तो आपको लिंक और इन्फॉर्मेशन तो मिली गई है। अब आते हैं नेपाल के पास। तो नेपाल में लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में भी समस्याएं उभरी हुई हैं। देखिए 2008 में हमें पता चला कि नेपाल में मोनार्की खत्म हुई और वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम आ गया। लेकिन अभी है 2023, कितने साल बीते हैं? मुश्किल से 16 साल, ठीक है। और इन 16 सालों में वहाँ पे 11 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, यानी काफ़ी अनस्टेबल सिस्टम रहा है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियां बनती हैं, हारती हैं। तो लगातार लोगों में कुछ हद तक एक रोष हो गया है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और इसी का फायदा वहाँ की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जो वहाँ के किंग की पार्टी है, जो वहाँ के राजा थे पहले, उनकी पार्टी वो भी कह रही है। जब ये पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो उनको 2% वोट मिले थे, लेकिन हाल के इलेक्शंस में इन्हें 11% तक वोट मिल रहे हैं नेपाल में। यानी एक वर्ग है जो परेशान हो गया है जो वहाँ का सिस्टम है उससे। और प्लस रिसेंटली कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे नेपाल में और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे नेपाल का एक शहर है धरान, एक फुटहिल्स के नीचे एक धरान शहर है, जहाँ पर रिसेंटली कुछ लोगों ने बीफ को खाया और पब्लिकली सेलिब्रेट किया बीफ को खाना और गाय को स्लॉटर करना, एक बुल को भी स्लॉटर किया गया, जिसके बाद धरान और उसके आसपास के रीजन में बहुत विरोध किया गया कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। क्योंकि याद रखिए 80 से लेकर 90% यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदुइज्म इनकी ट्रेडिशनल बिलीफ रही है। और उस घटना के बाद नेपाल में ये लगने लगा कि कई ऐसे लोग हैं जो इस सेकुलरिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं टू काउंटर हिंदुइज्म, और सेकुलरिज्म की गार्ड में पुश कर रहे हैं अपना खुद का एजेंडा। इसलिए एक पूरा वर्ग है जो यहाँ पर हिंदू स्टेट की दोबारा डिमांड कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लगातार हिंदुइज्म जो सोसाइटी का की पार्ट है वो कमज़ोर हो रहा है। याद रखिए यहाँ पे 2 अलग अलग डिमांड है, एक मोनार्की की, वो कुछ लोग करते हैं, राजतंत्र की, लेकिन एक अलग वर्ग है जो बात करता है हिंदू स्टेट की। संविधान बनने से पहले भी कई यहाँ पर ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ऐसा सिग्नल दिया था कि वो सेकुलरिज्म के पक्ष में नहीं है लेकिन रिलीजियस फ्रीडम्स के पक्ष में है। जैसे कि इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने कहा था हम चाहते हैं नेपाल में सबको रिलीजियस फ्रीडम मिले, लेकिन 2015 में इनकी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट कर दिया, इनकी पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया एक सेकुलर नेपाल। उसी तरह अगर आप देखें प्रचंड, जो पुष्प कुमार दहल हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे और वो इंडिया आए तो उन्होंने पूजाएं की अलग अलग टेम्पल्स में जाके, स्पेसिफिकली उज्जैन में महाकाल मंदिर में, हालांकि मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी वो दिखाने के लिए वो भी हिंदू हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। तो वहाँ की जनता कुछ हद तक इससे परेशान थी कि वहाँ जो सिस्टम लाया गया वो वेस्टर्न आइडिया पर बेस्ड है और वहाँ की अपनी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। हालांकि कई जो ग्रुप्स हैं इसका विरोध भी करते हैं और कहते हैं ज़रूरत है कि नेपाल मॉडर्निटी की ओर जाए और सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करे। लेकिन मुद्दा यह है कि जो सेकुलरिज्म नेपाल में अडॉप्ट किया गया, क्या वो सेकुलरिज्म नेपाली सेकुलरिज्म है या फिर वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म को ही उठाकर नेपाल के ऊपर लगा दिया गया, उनके संविधान में लगा दिया गया है। तो इसका लगातार विरोध कई धड़ों के द्वारा किया गया नेपाल में, और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी की पॉलिटिकल पार्टीज वो इसकी समर्थक थी, लेकिन जनता के बीच में अभी भी रोष देखा गया, इसलिए कंसिस्टेंटली काफ़ी समय से इसके खिलाफ विरोध देखा गया है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अभी जो प्रसाई हैं, दुर्गा प्रसाई, इन्होंने अपना पॉलिटिकल पुश और जिसे कह सकते हैं एक मोटिवेटेड पुश किया कि भाई हिंदू राष्ट्र लेके आओ और आप जो है प्रजातंत्र को खत्म करो और लोकतंत्र की जगह आप क्या लेके आओ, राजतंत्र यानी मोनार्की स्टैब्लिश करो। लेकिन कमाल की बात है कि खुद जो राजा की पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मुख्य रूप से नेपाल की जो पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये दोनों पार्टीज इनके खिलाफ है और इनके यूथ विंग्स ने अपने अपने वहाँ पर टॉर्च रैली की दिखाने के लिए कि नहीं हमारे पास भी सपोर्टर्स हैं, कोई इस बात को सपोर्ट नहीं करता। उनके नेता लगातार बोल रहे हैं कि नहीं इस बात को लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अभी तक ऐसा दिख रहा है कि अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ पर, लेकिन हिंदू नेशन बनाने के लिए वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलंद आवाज़ लोग कर रहे हैं, जो दिखाता है कि वहाँ जो रीसेंट टेंशन्स हुए हैं कुछ घटनाओं को लेकर, उसके बाद ऐसी समस्या देखी जा रही है कि नेपाल में आक्रोश बढ़ रहा है। और अभी ज़रूरी है कि बड़े मुश्किल से नेपाल थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, तो यहाँ अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो इंडिया के साथ नेपाल का ओपन बॉर्डर है, आप बिना पासपोर्ट वीज़ा के नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से कोई भी इंडिया आ सकता है। रिसेंटली वहाँ पर कुछ दंगे भी हुए जहाँ वहाँ पर लॉकडाउन लगाया कुछ दिनों के लिए, जो इंडिया के बॉर्डर के जस्ट पास का इलाका था। तो बहुत ज़रूरी है कि नेपाल इसको ढंग से हैंडल करे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी। और ये विवाद किस हद तक बढ़ता है और कहाँ तक जाता है, हम इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के वीडियो के लिए इतना ही। और आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए या सेकुलरिज्म ही बेहतर है?
जो डिबेट है कि सेकुलरिज्म ज़्यादा मॉडर्न उनको बनाएगा या फिर उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो इतिहास है, जो अपना लेगेसी है इतने 200 सालों का, उसको मान के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस